दिल्ली दंगों के कारणों के बारे में आप क्या बता सकते हैं? कैसे दंगा शुरू हुआ? क्या दंगा रोका जा सकता था? पहला तो सवाल, दंगा शुरू कैसे हुआ? क्या ये कोई साजिश थी? ऑब्वियसली साजिश तो बिल्कुल थी। और इसमें एक केस रजिस्टर हुआ था, आपको मालूम होगा, स्पेशल सेल, कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी क्या थी। तो उसमें कई सारे संगठन, जिसमें कई सारे संगठन उसमें भाग ले रहे थे। और कई ऐसे भी संगठन या और चीज़ें थी जो पीछे से उनको बढ़ावा दे रही थी। ओह, तो उसका पर्दाफाश हुआ। और उसमें चार्जशीट, कई सारे चार्जशीट भी डाले गए हैं। तो उसके बारे में आपको जानकारी है? क्या 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 कारण था? देखिए, मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें ऐसा कुछ समीकरण बनाया जा रहा था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग, जो सीए से, उनको ये बतलाया गया था कि सीए से उनको उनकी जो नेशनैलिटी है, जो सिटीजनशिप है, वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे लोगों को, और कई सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छा। हाँ, वे लोग आगे आ गए थे। और कुछ ऐसे लोग थे जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जिन्होंने ऐसा सोचा था कि दलित को भी इसमें हम जोड़ लें तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी उनके पास, और इस प्रकार से हम एक तरह से सत्ता हासिल करेंगे। ऐसा उनकी सोच थी। और और भी लोग थे पीछे, जिनका मैं नाम, जो चार्जशीट में नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, मतलब ऐसे लोग भी थे। बड़ी साजिश की तरफ आप देख रहे हैं। मतलब चूंकि आप कमिश्नर थे, आपके नेतृत्व में पूरी जांच हुई, बहुत गहरी जांच हुई, कई अधिकारी लगाए गए, एसआईटी बनाई गई। क्या मतलब उस दंगों की जांच के दौरान आपको क्या समझ में आया? कितने लेवल की बड़ी साजिश रही होगी? नेशनल, इंटरनेशनल? नहीं, मैं तो इंटरनेशनल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं वो नेशनल लेवल पे ही ऐसे लोग थे जो कि इसका ये जाहिर है कि जब सीए पारित हुआ था, तो ऑब्वियसली इसमें बताया गया कि ये मुस्लिम के खिलाफ होगा, जबकि मुस्लिम के खिलाफ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कोशिश किया था कि ऐसे लोग जो को भी शामिल करा जाए, जिनकी काफ़ी अच्छी संख्या है, दलित समाज को, उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात थी कि वे लोग शामिल नहीं हुए। अच्छा। और ये एजिटेशन दिल्ली के कुछ जगहों में, जैसे आपको मालूम है, वहाँ पे जामिया साइड में हुआ था। उसके बाद दरियागंज में भी हुआ था, जामा मस्जिद हुआ था, पार्लियामेंट में भी, वहाँ पे भी हुई थी। तो इस प्रकार से वो कई जगह पे वो करके और इसको बढ़ाना चाहते थे। मेरा ऐसा मानना है कि उसको प्रॉपर्ली डील नहीं हुआ। अगर हम सख्त तरीके से हम उसे डील करते, और उसको जो जो लीगल एक्शन होता है सख्त होता, और जो लोग ऐसे करवा रहे थे वो अरेस्ट होते, तब उनके ऊपर दबाव पड़ता, और ये चीज़ आगे नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा, जो बोल रहा हूँ उसकी सत्यता इस चीज़ में है कि हम लोगों ने जो 7,000 लोगों को जो अरेस्ट किया, जो अरेस्ट करने से, शायद मैं फिगर सही बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी समय नहीं हो नहीं, गया सही। है, तो ऐसे लोगों को जो अरेस्ट किया था, तो उससे ये उनकी जो मंशा थी, एक इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, एक अराजकता पैदा करने के लिए, वो सब ख़त्म हो गया। लीगल एक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हम लोगों ने कुल मिला करके शायद 755 केस हम लोगों दर्ज ने किए। रजिस्टर किया था। तो इस लीगल एक्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, कई लोग गिरफ्तार हुए। यूएपीए के तहत केस भी दर्ज हुआ उस मामले में। तो यूएपीए के तहत एक तो केस दर्ज क्यों हुआ? कई, उमर खालिद जैसे, उसको भी जमानत मिली नहीं मिली है, लेकिन कई लोग
आंसू भी बहाते हैं कि उमर खालिद को अब तक जमानत क्यों नहीं मिली है। तो यूएपीए क्यों लगाया गया इस मतलब उसमें? ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो जो इनकी एक्टिविटी थी वो देश विरोधी थी। तो देश विरोधी जो एक्टिविटी थी उसके लिए यूएपीए उपयुक्त है, तो इसलिए यूएपीए लगाया गया। और इतने सालों के बाद भी आपने देखा होगा कि करीब 4.5 साल हो गया। 4.5 साल में कई बार वो कई अदालतों में दस्तखत लगाया, लेकिन कभी भी उनको बेल नहीं हुआ। इससे यही प्रमाणित होता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन कितना मजबूत था, उसमें सारे सबूत थे और इसी वजह से उनको अभी तक बेल नहीं मिल पाया। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयर बेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।